कोविड का समय 2021 एक महिला पीपीई किट के साथ जो अखबारों, न्यूज़ और हमारे दिलों में जगह बना गई। एक सोशलिस्ट, एक हाउसवाइफ और एक माँ होने के साथ साथ लावारिस शवों को सम्मानजनक विदाई देने वाली वर्षा वर्मा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन टॉक्स पर और मैं हूं आपकी होस्ट निवेदिता शुक्ला तिवारी। तो चलिए आज हम खुद रूबरू होते हैं वर्षा वर्मा जी से। शुक्रिया निवेदिता, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि कौन है वर्षा वर्मा और आप जानना चाहती हैं कि हमारा बचपन कैसे बीता, छोटी छोटी बातों से आपको बताते हैं। जैसे एक साधारण परिवार होते हैं हमारे इंडियन फैमिलीज़ में। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और सरकारी स्कूल की छात्रा रही हूँ मैं। और 4 भाई बहन हमारे, जिसमें से एक को मैंने खो दिया। एक सिस्टर हमारी अब हमारे बीच में नहीं है। बाकी मम्मा मेरी हाउसवाइफ थी, है अभी भी। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि पूरी दुनिया आपको कोरोना काल, आपकी संस्था एक कोशिश ऐसी भी कि जज्बे से आपको जानती है जी। लेकिन आज मैं आपसे वो सवाल करना चाहती हूँ जो कोई नहीं जानता है। जैसे आपके बचपन की मतलब बचपन में कहाँ से आपने शुरुआत करी, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन आया और या आपने शुरुआत करना चाहा कि समाज सेवा की जाए, तो ये कहाँ से आपके मन में आया? देखिए, इसका कोई एक ऐसा दिन नहीं तय था कि ये चीज़ें इस दिन से स्टार्ट हो गई। माना जाता है कि जब आप कुछ बड़ा या कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसका बीज जो है ना, वो बचपन से आपके पड़ जाता है या वो चीज़ें आपके ब्लड में होती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो समाज सेवा वाला जो भाव है मेरे अंदर, वो शायद मेरे रक्त में है, मेरे ब्लड में है। और जो इसका ट्रेनिंग पीरियड था वो मेरे दादा दादी की जो सेवाएं छोटी छोटी होती थी, जो अब इस समय आप बड़ा सा शोरूम देखते हैं, एसी का शोरूम देखते हैं हमारे समाज सेवा का, लोगों ने यही देखा है स्ट्रगल पीरियड मेरा। या जो जब वो शुरुआती दौर था हमारा, तो वो मेरे दादा दादी की छोटी छोटी सेवाओं से जोड़ना। कुछ हमारे स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, कुछ घटनाएं ऐसी हुई, तब न सिर्फ मुझे पता चला कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने बारे में जो स्वयं मुझे नहीं पता थी, मेरे परिवार को वो चीज़ें नहीं पता थी, समाज को नहीं पता थी। जिस स्कूल में क्या मैं वो किस्सा छोटा सा शेयर करूं? हाँ, अभी बिल्कुल। आपके साथ। जिस स्कूल में मैं पढ़ी बड़ी हूँ, एक सरकारी स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। 9th स्टैंडर्ड में एक छोटी सी स्ट्राइक हम लोग करते हैं और उसका रीज़न बिहाइंड था कि एक लड़की के ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ था। मेरे स्कूल में। स्कूल का नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूल में, तो उनको वो बात प्रभावित करेगी जी, जी। और एक बुरा प्रभाव जाएगा। तो मैं स्कूल का नाम तो नहीं लेती हूँ, लेकिन वो समय था 9th स्टैंडर्ड की लड़की। मुझे लगता है कि उस समय जब आप टीनेज में होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि सिर्फ आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे होते हैं या आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो एक स्ट्राइक वाली बात आई, या जो मेरे दिल को झकझोरा उस बात ने कि हमारे ही साथ की पढ़ने वाली एक लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है। आप ये समझिए कि हमारे उस समय का जो जी। दौर था, जो पेरेंट्स इसलिए लड़कियों को लड़कियों के स्कूल में डालते थे ताकि लड़कियां उनकी सेफ रहें। हाँ। तो मेरे जहन में वो चीज़ बैठी हुई थी कि हम लड़कियां लड़कियों के स्कूल में ही सेफ नहीं हैं, अगर तो हम लोग कहाँ सेफ हैं? भाई बाहर है तो बाहर तो सभी लोग हैं, स्कूल में भी अगर हम लोग सेफ नहीं हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे ब्लड में लीडरशिप क्वालिटी हमारे पापा की वजह से, या उनकी एक बात हमेशा मेरे को स्ट्राइक करती थी कि उनका हमेशा ये कहना था कि कभी भी कोई भी गलत बात आप ना स्वयं के लिए बर्दाश्त कीजिएगा और ना किसी अपने आसपास जो लोग अगर गलत हो रहा हो तो उसको टोकना ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें हमें परवरिश में मिली हुई हैं।
उसका ये नतीजा था कि वो जब एक रेप अटेम्प्ट हुआ साइंस साइड की लड़की के ऊपर, और माउथ पब्लिसिटी करते 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 हम लोगों ने एक अपना मेंटेन किया, और उस बात में उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने हमारे साथ जो हमारे दोस्त लोग थे, सभी लोग वो इतने हम लोग कर्तव्य पथ पे थे, और इतना हमारा ब्लड में वो क्रांतिकारी ब्लड उबल रहा था कि हम लोगों ने सोचिए कि ये तय कर लिया था कि रघुवीर यादव जिसने एक रेप अटेम्प्ट किया था, वो मीडिया में भी काफ़ी उछला था। उसी समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये एबीवीपी क्या होता है। भाई हमारी उम्र जी ही जी क्या थी, एबीवीपी या आयशा, और एक कोई और ऐसी संस्था थी एजुकेशन से जो स्टूडेंट्स के लिए होती है, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है। और उन सब के सहयोग से फिर एक ये बड़ी स्ट्राइक का रूप दिया गया था, निलंबित कराया गया। बड़ी तोड़फोड़ हुई थी लैब में जब टीचर्स साथ नहीं दे रही थी, और वो इतनी कच्ची उम्र थी कि इस बात का एहसास ही नहीं था कि जो हमने इरादा किया था अगर वो काम हो गया होता तो शायद हमारी ज़िंदगी वो कुछ और होती, जो अभी है वो शायद नहीं होती। हम लड़कियों ने ये इरादा कर लिया था ग्राउंड में उस व्यक्ति को जिसने ये गलत हरकत की थी, उसको बुला करके किसी बहाने से एक लड़की से हम लोगों ने तय किया, आपस में ही हम लोग बच्चे थे। जी जी मैं खुद मानती हूँ कि वो गलत है, और न्याय दिलाने के अन्य भी तरीके होते हैं। तो किसी एक को बोला गया था कि पेट्रोल लाएगा, किसी एक को बोला गया था कि माचिस लाएगा, किसी एक को बोला गया था कि रस्सी लाएगा, और जिसने ये गलत हरकत की थी उसको हम लोगों की प्लानिंग ही लड़कियों की आपस में ही थी कि इसको यहीं पे जिंदा जला दिया जाएगा। ओह, तो वो एक कच्चे दिमाग की उपज थी। मैं मानती हूँ कि ये गलत तरीका है। अ, लेकिन जो समाज में, मैं एक बात बताऊं आपको, जो समाज में अभी जो एक बिटिया का, अभी देखिए आप राजस्थान में जो हुआ है जी बिटिया जी का हाल, या निर्भया का केस उठा लीजिए, या इस तरह के सैकड़ों भरे पड़े हैं केस। मुझे लगता है कानून में इतनी तो ताकत होनी चाहिए, कानून के एक न्याय प्रणाली में इतना फास्ट होना चाहिए, प्लस वो ताकत होनी चाहिए कि इतना कड़ा स्टेप होना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई हरकत हो ना पाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो दिमाग में आया वो कोई उतना भी गलत नहीं था। वो शायद हो जाता तो शायद वो कुछ इतिहास रच जाता। खैर नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। ये छोटी छोटी स्टेप थे, तो हमारा बचपना उतना भी नॉर्मल नहीं था जितना बचपना लोगों का हाँ आम लोगों होता का है होता है नॉर्मल, अगर आप बचपन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा बचपना उतना भी साधारण नहीं रहा जितना जनरली बच्चों का होता है, मुझे लगता है। जैसा आपने बोला कि आप जिस वक्त पे ये स्ट्राइक और ये इतना सब कुछ आपने प्लान किया, तो उस वक्त आप 9th स्टैंडर्ड में थी। हाँ जी, तो जी। क्या एज रही होगी आपकी, मतलब एक 9th स्टैंडर्ड का मुझे जो लगता है बच्चा होता 9th है, स्टैंडर्ड का बच्चा मुझे 14-15 वर्ष का होता है। तो तो उस हाँ, उस ऑब्वियसली एज में उस आपके मतलब माइंड में और सब ये मैंने पूरे बताया ना कि अपब्रिंगिंग का और जिस माहौल में आपकी परवरिश हो रही होती है उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आता है, और ये मैं अब रियलाइज़ करती हूँ इन चीज़ों को। जी मैं अब एहसास कर पाती हूँ कि ये जो क्रांतिकारी वाली जो फीलिंग्स हैं, या लीडरशिप क्वालिटी है, या ये सारी मैंने देखी, या सेवा भाव आप उठा करके देख लीजिए, तो ये मुझे मेरे परिवार से मिली है। तो ये डेफिनेटली आती है। पापा का एक वो बात कहना कि ना गलत बात सहनी है, और ना तुम्हें दूसरों के लिए, उतना ही बड़ा पाप है अगर आप दूसरों के लिए सह करके आंख बंद करके घर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे ब्लड में थी, जो मतलब उबाल कह मार रही सकते थी हैं कि भाई। डीएनए हाँ में है आपके। हाँ जी, डीएनए में है, आप कैन अच्छा, से। मैंने थोड़ा सा यहाँ इंटरव्यू से पहले रिसर्च किया है आपके बारे में, और एक चीज़ और सुनी थी जी। कि आपके स्कूल की लड़कियां आपकी दीवानी हुआ करती थी, हाँ, मतलब जबरदस्त। गुलाब के फूल कार्ड्स, और तो ये दीवानापन क्यों था? नॉट ओनली गुलाब का फूल कार्ड, लड़कियां उस समय आलम ये था कि लड़कियां एक दिन अगर मैं स्कूल ना जाऊं तो इस तरह की भी बातें सुनने में आती थी कि हम छत से कूद जाएंगे अगर वर्षा दीदी एक दिन नहीं आएंगी, और उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं था। मेरी आदत थी कि मैं पूरे स्कूल में सबसे बोलचाल करके एक अच्छा व्यवहार रखना। इलेक्शन जीत जाते थे इन्हीं वजहों से हम। और ये स्ट्राइक का बहुत बड़ा रोल था कि अ, ये स्ट्राइक जो हुई, इसके पहले भी एक ऑरा मेरा मेंटेन था।
वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं टॉमबॉय की तरह थी और गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ रही थी, तो एक जो इम्पैक्ट आता है ना वो टीनेज वाला, तो वो एक टॉमबॉय का जो था, प्लस एक चार्मिंग सा चॉकलेटी टॉमबॉय कह सकते हो आप, और उसका इफ़ेक्ट था। प्लस अगर मेरे पास कोई भी बच्चा अपनी किसी भी तरह की कोई परेशानी लेकर के आता था, तो मुझे लगता है उस उम्र में मैंने हर बच्चे की परेशानी दूर सॉल्व करने की, किया हाँ, वो सॉल्व सॉल्व किया करने की पूरी कोशिश रहती थी। और बना के रखना, एंकरिंग, जब मैंने पहली बार एंकरिंग की, तब मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त ऑरा मेंटेन हुआ था, न सिर्फ स्टूडेंट्स में, टीचर्स में भी, और अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, अ, एक एक एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस पे बहुत ज़्यादा काम करता था। और आपके टीचर्स का क्या इस पे रिस्पॉन्स हाँ, रहता था? बहुत बहुत मज़ेदार एक किस्सा है, मैं आपको किस्से से बताती हूँ कि टीचर्स जो प्यार करती थी वो बहुत प्यार करती थी, जिन टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी तो भाई होती थी। सारी टीचर्स उतना भी लाइटली और इतना भी अच्छे से उस उन चीज़ों को नहीं लेती थी जो हमारा नेचर हुआ करता था। लड़कियां बहुत सारे खत लिखा करती थी हमें। अगर आज भी, अब हम आज स्टूडियो में अगर ये घर पे हमारे हो रहा होता, तो मैं वो आपको खतों की पेटी दिखाती। मेरे पास, मैंने अपने जीवन में एक्चुअली यही सारी चीज़ें कमाई हैं। नहीं हम पैसा बहुत कमा पाए, लेकिन खतों की पेटी और यही सारा प्यार व्यवहार, यही सारी चीज़ें मैंने कमाई हैं। तो लड़कियां खत लिखती थी, तो उस खत से कुछ टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि लड़की है तो लड़की है, तो आपस में ये खतों का क्या सिलसिला रहता है। ठीक बात थी। टीचर्स का लगता था कि उनको हम लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, हम लोग पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, लेकिन लड़कियों को कुछ लगता था कि हम भाई दिन भर में हम 100 लड़कियों से बातचीत नहीं कर पाने, तो वो लड़कियां कुछ हमें अपना खत वत के थ्रू हमसे बात कर लेती थी। एक बार प्रिंसिपल ने पूरा स्कूल को पेंट करवा दिया, तो हम ये अब बड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आपसे बोल पा रहे हैं कि ना, बड़ा पेंट वेंट करा दिया। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि पुताई, भाई हम लोगों की लैंग्वेज वही हुआ करती थी कि उन्होंने पूरा पुताई करा दी पूरे स्कूल में, पूरे कैंपस को। लड़कियों ने क्या किया था, गेरू आप समझते हो, गेरू हाँ, को, हाँ। वो जो जो ब्राउन, गमले, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। ब्राउन कलर का होता है, और उससे उन लोगों ने दीवारों में वर्षा दीदी आई लव यू और नीतू दीदी आई लव यू करके बड़ा बड़ा लिख दिया था, और बड़ी बैंड बजी थी उन बच्चों की। लड़कियां यूज टू कि वो डेली मुझे एक फ्लावर ला करके देती थी, सैकड़ों लड़कियां देती थी। डेली का हमारा था, ये कोई एक ओकेजनली ये नहीं होता था मेरे साथ। तो लड़कियां डेली हमें फ्लावर ला के देती थी। तो एक बार प्रिंसिपल मैम ने, ये स्ट्राइक के बाद का ही समय है, 10-15 दिन का, उसमें को प्रॉब्लम तो थी ही उनको, तो उन्होंने एक बार प्रिंसिपल मैम ने मुझे रोका, और रोक करके बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा कि अगर कल से तुम्हें किसी भी लड़की ने फ्लावर दिया या तुम्हारे हाथ में कोई भी फूल दिख गया, तो तुम्हारी खैर नहीं है। हम तुम्हारा नाम काट देंगे, और तुम्हारे साथ उन लड़कियों का भी नाम काट देंगे जिन लड़कियों ने तुम्हें फ्लावर दिया होगा। तो थोड़ा सा हम भी खेल खेल जाते थे, थोड़ा सा अपना सल्की सा फेस बना करके कि जैसे बड़ा दुख हो गया हो मुझे, मैंने वैसा मुंह बनाया हल्का सा, और बच्चों के साथ हम जा रहे थे। लड़कियों का एक जत्था चलता था हमारे साथ हमेशा, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, वर्षा दीदी का मुंह उतरा हुआ है। तो यार मैम कह रही थी, प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि कल से फूल दिखा तो तुम्हारा नाम काट देंगे। अब लड़कियों ने कुछ अपना तय कर लिया, तो जो लड़कियां एक फूल लेकर के मेरे लिए आती थी, वो नेक्स्ट डे पूरा, मान लो जैसे 100 लड़कियां 100 फूल जी, लेकर जी, के जी। आती थी, तो 100 लड़कियां बुके लेकर के आई थी। मेरे पास उस दिन इतने सारे बुके थे, इतने सारे बुके थे कि मुझे ऑटो करके अपने घर आना पड़ा था। तो एक ये बड़ा प्यारा सा किस्सा था। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, बड़ा जी, जी, मज़ेदार, जी। कि प्रिंसिपल मैम मुझसे कुछ भी, मान लो 10 मिनट 15 मिनट तक वो गुस्सा करके कुछ कह रही हूँ, ये वे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लड़कियों को बिगाड़ रही हो, तुम पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा रही हो। उन्होंने 10-15 मिनट का लेक्चर दे दिया। मैं अब प्रिंसिपल थी तो कुछ कह तो सकते नहीं थे, तो अंत में मैं सिर्फ एक काम करती थी कि ये स्माइल, अब शायद थोड़ी सी बूढ़ी स्माइल हो गई है, लेकिन उस समय और ज़्यादा चौड़ी और प्यारी सी स्माइल हुआ करती थी। तो हमने सारे दांत दिखा करके वो जो स्माइल करते थे ना, तो फिर प्रिंसिपल मैम जाते जाते कहती थी, जो दांत है ना तुम्हारे, ये दांत जो दिखाती हो ना, ठीक नहीं होगा। ये जो मुझे तुम मतलब इतनी सब बातें पे तो हमारी एक स्माइल उनकी उस पर भारी पड़ जाती थी। तो वो उससे इरिटेट होती थी, भाई कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन ये जो समय
समय था ना, मैंने बताया ना कि मैंने उतना भी बचपना नॉर्मल नहीं जिया है जितना हाँ, जितना आम आम लोग बच्चे। हाँ, लेते हैं। मैं आज की जनरेशन में जब अपनी ही बिटिया को मैं हाँ, बताती हाँ, हूँ, हाँ। अपने परिवार में अन्य बच्चों को बताती हूँ, तो कहती है ये सब हम मान ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे एक थोड़ी होता है। एक आपका टाई वाला किस्सा भी बड़ा फेमस हुआ था। जबरदस्त रिसर्च है आपकी। टाई वाला एक्चुअली किस्सा क्या था, देखो टाई वाले से अगर कोई बच्चे सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। टाई वाला किस्सा क्या था कि एनुअल फंक्शन, मुझे याद पड़ता है कि एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन में जिस लड़की को एंकरिंग करनी थी, तो उस लड़की के घर में मुझे लगता है शायद कोई कैजुअलिटी हो गई। जितना मुझे याद पड़ता है, काफ़ी समय बीत गया है उस बात को, तो कैजुअलिटी हुई, तो बस उस इन्फॉर्मेशन ही आ गई थी कि वो लड़की नहीं आ पाएगी जिसको एंकरिंग करनी थी। अच्छा, हम व्यवस्था मैनेजमेंट हमारा ज़बरदस्त था, तो मैनेजमेंट हम देख लेते थे, और 3-4 प्रोग्राम्स में हम हमारा ग्रुप और मैं पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, तो एंकरिंग का कोई मतलब नहीं था। घूम फिर के ये हुआ कि अब वर्षा को एंकरिंग दे दी जाए। मैं अपने ज़िंदगी में कभी माइक नहीं पकड़ा था, तो वो एंकरिंग वाला पोर्शन मेरे पास आ गया। फिर एंकरिंग की, मैंने बताया ना कि एंकरिंग से भी वाले दिन भी बड़ा इम्पैक्ट आया था, तो बच्चियां बहुत खुश हुई हमारे एंकरिंग से। कुछ टीचर्स ने उसी दिन मुझे लिफाफे भी दिए, मतलब एक इनाम के रूप में मुझे लिफाफे दिए, अप्रिशिएट किया उन्होंने बहुत हमारी एंकरिंग को। ये सारी चीज़ें हो गई। एक कलेक्शन होता था, आपको याद होगा हाँ। कि जब हम लोग के स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है, एक तो कलेक्शन हाँ, होता था। सब बच्चों से 100 रुपये, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि बच्चों से कितना कलेक्शन लिया गया था, लेकिन वो एक कलेक्शन था जिसमें से थोड़ा पैसा बच भी कभी जाता था, तो और कभी शायद अपनी पॉकेट से लग जाता होगा। तो मुझे जो याद पड़ता है, तो 2,000 रुपये बचे थे, जी। और 2,000 रुपये उस उम्र में बहुत होते हैं। 2,000 रुपये में शायद हम कुछ कपड़े खरीद लेते, क्योंकि 2,000 रुपये उस उम्र में अच्छा खासा अमाउंट था। इस समय भले ना बढ़िया अमाउंट हो, लेकिन उस समय के लिए एक अच्छा अमाउंट था 2,000। लेकिन आप ये सोचिए कि उस उम्र में भी मैंने वो बात सोची जो एक शायद बच्चे नहीं सोचते, वो शायद 2,000 रुपये बचे हुए अपने लिए हम सोच सकते थे। तो मैंने और नीतू, जो मेरी सिस्टर मेरी इस दुनिया में नहीं रही, हम दोनों ने साइकिल उठाई। प्रोग्राम के बाद साइकिल उठा करके हम लोग घर ना जा करके हम लोग सीधा अमीनाबाद पहुंचते हैं, अच्छा। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोतीलाल कोई ड्रेसिंग वाले होते थे ना, वो ड्रेस जो स्कूल यूनिफॉर्म की हाँ, उनकी जो मतलब एक जो शॉप शॉप्स थी, होती हैं। मोतीलाल, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, वो प्रताप मार्केट में वो शॉप थी। सीधा वहाँ पे गए, डिज़ाइन पसंद की, और मेरे जो कई सालों से जो मलाल था मेरा कि एक सरकारी स्कूल में टाई ना होने की वजह से मुझे लगता था कि स्मार्टनेस में थोड़ी सी कमी रह जा रही है। जिस हिंदी स्कूल में हिंदी मीडियम में जिसमें हम पढ़ते थे, उसका एक इंग्लिश मीडियम भी स्कूल था, तो उस इंग्लिश मीडियम में बच्चे, मुझे लगता था वो टाई की वजह से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, और हम लोगों में वो टाई की वजह से वो कमी रह जाती थी। अच्छा, स्मार्ट तो दिखते ही थे हम लोग, लेकिन वो टाई की वजह से कुछ कमी रह जाती थी। तो हम लोगों ने तय किया कि उस टाई के लिए 2,000 रुपये एडवांस दिए, और 3 दिन की छुट्टी फंक्शन के बाद में पड़ी थी। ये तय हुआ कि 3 दिन में आप हमारे इतने बच्चों के लिए भाई टाई आप रेडी कीजिए, और मंडे मॉर्निंग में जब ये स्कूल खुलेगा तो 6:30 बजे, मान लो 7 बजे हमारी असेंबली होती होगी, तो 6:30 बजे आप आकर के स्कूल के गेट पे हमें ये डिलीवर कर दीजिएगा, और बाकी का जो, वो हमने एडवांस दिया, और बाकी का जो पैसा होगा वो आपको वहीं पे हम हाँ। जितना हो पाएगा वो हम सारी चीज़ें दे देंगे। अच्छा, वो 2,000 रुपये मुझे लगता है ज़्यादा ही होगा, तो उन्होंने हमारी बात मान ली। बात तय हो गई कि मंडे को 6:30 बजे वो ला करके हमें सब डिलीवर कर देंगे, बाकी का पेमेंट उनको वहीं पे कर देना था। और 2 टाई, मैं और मेरी सिस्टर, फिर मेरा ग्रुप वहाँ पे पहन के खड़े हो गए, और तो हम लोग अच्छे दिखने लगे, और जब आप अच्छे दिखने लगे, और हमारी बात में वो बात थी कि लड़कियां बात मानती थी, जितनी भी लड़कियां जाए, 11 रुपए की वो टाई का एक अमाउंट जा रहा था, 11 रुपए बहुत ज़्यादा भी अमाउंट नहीं था, तो वो सारी लड़कियां जितनी अंदर जा रही थी उन सबको एक एक टाई दे दी गई। जितने बच्चों के पास था ऑन द स्पॉट पैसे उन्होंने दे दिया, अदरवाइज ये हुआ कि नेक्स्ट डे वो पे कर देंगी, और इस तरह से तो इससे स्कूल में स्कूल टाई आ गई। और जिसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई, जिसको नाम दिया गया था, ये टाई कहाँ से आई। एक्चुअली सारी टीचर्स शॉक थी कि आज अचानक से सारे बच्चे बड़े प्यारे से, अच्छे से दिखने लगे, स्मार्ट से दिखने लगे, और ये अचानक से टाई आ गई। तो और प्रिंसिपल मैम, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। नहीं, तो अलाउ कर दिया था उन्होंने, मतलब जैसे अलाउ, कहीं पर अगर पूरा ऐसे सरकारी स्कूल एक स्कूलों में नहीं साथ होता है। पहने हुए था।
पूरा स्कूल एक एक साथ साथ कर रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आया। अब मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या द्वंद फंद चल रहा होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मुझ तक ये बात किसी को पता ही नहीं कि वो टाई आई कहाँ से है, जी, जी। टाई आई कहाँ से, किसने स्टार्ट की, अच्छा, किसी मतलब आप भी वहाँ पे अपना मुँह बंद मैं कर रहे थे कि आपको भी अरे मिली है। मैं स्वयं क्यों बताऊं जा करके, मुझे तो स्मार्ट दिखने का चस्का चढ़ा ही था। ये लड़कियां बढ़िया था। लड़कियां इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां टाई में जाती थी, और वो मुझे मुझे एक हमेशा से मलाल लगता था कि ये लड़कियां बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, एंड ओनली बिकॉज ऑफ टाई। एक टाई की वजह से उसकी कॉस्ट ही तो कितनी है। कॉलेज में कभी पता ही नहीं चला कि ये आपने ही मुझे नहीं कराया? लगता कि किसी को पता होगा कि वो टाई कहाँ से आई। और वो फिर स्टार्ट हो गया था। हाँ, आज भी चल रही है भाई, आज बढ़िया भी है। चल रही है टाई। ये सही था। अब ये सारी चीजें जब मैं बच्चों को बताती हूँ ना, जेंसीज को बताती हूँ, वो बिलीव नहीं करते हैं, कहते हैं, हाँ, ऐसे थोड़ी कि हो सकता है यार। हाँ, वो भी सोचते होंगे कि हम लोग नहीं कर पा रहे, हाँ, ये सवाल उस ही टाइम नहीं पे है। ऐसे कर दिया। हाँ, हाँ, सही है। बहुत मजेदार हमारा बचपना, बहुत मजेदार रहा है मेरा। आपकी एक फ्रेंड, मतलब जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो उम्र में आपसे छोटी थी, ऐसा क्यों? अरे बाप रे बाप। अच्छा, आज हम फंसे। देखो ये क्यों, वो मुझसे, मेरी बेस्ट फ्रेंड छोटी थी और हम सेम क्लास में थे, या मेरी छोटी सिस्टर छोटे होते हुए भी वो हम लोग सेम क्लास में थे। बहुत प्यारा किस्सा भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सोचो कितना पीड़ादायी रहा होगा। मिक्स है, मिक्स फीलिंग्स आती हैं। अब तो खैर जब इंसान जिस मुकाम पे पहुंच जाता है तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अब लोग सीखते कितना है इन चीज़ों से, ये एक अलग बात है। हुआ क्या कि पिताजी हमारे जो थे पॉलिटिकली एक्टिव थे, और विश्व हिंदू परिषद में बहुत सक्रिय थे, प्लस बजरंग दल में सक्रिय थे। उन्हीं दिनों में वो 92 की बात चल रही है, तो 92 में वो अयोध्या वाला मसला, मंदिर को लेकर के, तो हमारी पूरी फैमिली बड़ी एक्टिव थी। तो अचानक से इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाई हमारी चल रही थी, और इंग्लिश मीडियम से चलते 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 हमारे पापा जी को एकदम से पता नहीं क्या विश्व हिंदू परिषद उनके ब्लड में आ गया, फिर दूसरे इधर बजरंग दल आ गया, और उन्होंने अचानक से मेरा नाम कटा करके हम सभी बच्चों का इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में उन्होंने अचानक से कर दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि वो बाकी तो 3 बच्चे, मतलब जो हमारे 3 भाई बहन, वो तो सरवाइव कर गए किसी तरह से, मैं नहीं सरवाइव कर पाई। तो मुझे ग्रैब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आई थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई थी। हुआ क्या कि मेरी जो लक्ष्मी मैम थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि पहाड़ा सुनाओ 2 का। तो अच्छा, 2 का पहाड़ा, इतना तो समझ में आ गया कि ये टेबल की बात कर रही हैं कि मैं इनको जी, जी, जी। 2 का टेबल सुना दूं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, उन्होंने मेरे यहाँ पे ना स्केल मार दिया। अब आप ये समझो कि मैं बहुत सीधी थी, मैं एक्चुअली बहुत सीधी थी। मैं अब हो गई हूँ थोड़ी सी दुष्ट टाइप की, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, तो लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा सीधी थी, तो मैं रोने लगी। तो मेरा मॉरल पूरा तरह से डाउन हो चुका, तो वो हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ना हाँ। पूरा वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी। उसके बाद में एक नाइट मेयर्स जो मुझे आज भी आते हैं, वो मैथ्स के आते हैं। तो एक पेपर चल रहा था जिसमें 6th 7th 8th इस तरह से बच्चे बैठा जाते थे, कि मतलब एक लड़की 6th की, 7th की और एक 8th की। मैं 7th में थी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड शिल्पी वो 6th में थी। उसकी मतलब वो बाद में बनी हाँ, हाँ, हमारी हाँ। बेस्ट फ्रेंड, उस समय मेरे लिए एक अनजान लड़की थी। अच्छा, उसका मैथ्स का पेपर, सेम मेरा भी मैथ्स का पेपर था, तो उसने बड़ी जल्दी से सॉल्व करके बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप कुछ कर नहीं रही पेपर में। मैंने मन में सोचा कुछ आए तब तो करूं, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था मैथ्स के पेपर में, तो जब आ नहीं रहा था तो हम करें क्या। उसने कहा मुझसे, शिल्पी ने, कि दीदी मैं सॉल्व कर दूं, मुझे आता है ये। तो मुझे याद लगा कि भाई मेरे लिए तो लॉटरी वाली जैसी बात हो गई थी, कि मैथ्स के चक्कर में एक तो हमारी मैम वो हिंदी, वो गणित मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे, वो पल्ले पड़ जा रही थी चीज़ें, तो सब गड़बड़ हो गया वो। तो उसने मेरा पेपर सॉल्व कर दिया, बस उसने मेरा पेपर सॉल्व किया, मैं पास हो गई, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई। तो इस वो तरह से वो, हाँ, तो वो जब मैं फेल हो गई, उसके बाद में फिर हम लोग एक साथ आ गए। फिर मेरी छोटी सिस्टर भी, तो एक साल फेल में कौन हुआ, आप? ऑफ कोर्स मैं ही हुई। अच्छा। ये हिंदी इंग्लिश की देन थी, मैं क्या करूं। तो मतलब आप अब 7th स्टैंडर्ड में फेल हुई हैं? नहीं, 4th में हुई थी मैं। 4th में? अच्छा, हाँ, तब आप 4th 4th में या थी। 7th, हाँ ऐसे ही कुछ था। नहीं, मैं अभी एक आपने साल, हाँ, हाँ मैं हाँ। 1 साल फेल हुई। यार ये मत सीखना तुम लोग। तो हुई मैं फेल, तो ठीक है, सरवाइव करके हम है ना, कुछ तो हो गया बस। वो सचिन तेंदुलकर भी तो फेल हुए थे, नहीं, लाइफ नहीं, में बात कुछ तो है सही ना। है, बिल्कुल बात सही है। तो मतलब टूटना नहीं है मेरा, ओवरऑल कहने का मतलब है, टूटना नहीं है। लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं, अब हो गई
तो हो गई, टूटना नहीं है, आप अपने आप को समेटिए और कुछ कर गुजरिए। मैंने कुछ और भी पता किया है। अरे बताती हूँ कि आपने अपनी एक फ्रेंड को एक गिफ्ट दिया था रिक्शे पे और फिर उनका हाथ टूट गया था, तो मुझे जानना है वो क्या गिफ्ट था। नहीं, मैंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया जिसकी वजह से मेरी दोस्त का हाथ टूट जाए। अब देखो एक बात बताओ, मैंने अपनी दोस्त को एक गिफ्ट दिया, तो मैंने बस उससे एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई घर पे वो गिफ्ट खोल लेना। तो अब उसके एकदम चुल हो गई होगी कि यार पर ऐसा क्या है जो घर पे ही खोलना है। तो वो रिक्शे से जाती थी, चारबाग के पास हमारा स्कूल था, चारबाग से वो आलमबाग तक उसको घर से जाना था, तो हम साइकिल से जाते थे। तो उसने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो मुझे तो घर पे ही खोलना था। तो खैर, तो वो उससे मैंने कहा कि घर पे खोलना। अब 3 लड़कियां वो जाती थी, शिल्पी, रेनू और संदीप, उस रिक्शे से। अब इसको लगा होगा कि पता नहीं ऐसा क्या दे दिया है, उसने गिफ्ट खोला, यार वो ना वेजिटेरियन थी। तो मैंने पता है क्या किया था, एक मुर्गे की जो ऊपर की कलगी होती है वो असली मतलब जिंदा तो नहीं रहा था, मर गया था मुर्गा। वो मुझे कहीं से मिल गई थी, तो वो बहुत सुंदर सा था, वो ब्लैक कलर का मुर्गा, उसका रेड कलर का ऐसे डिजाइन बना, वो दे दी थी। और जैसे ही उसने खोला और वो डर गई और रिक्शे से गिर गई और उसका हाथ टूट गया। मेरी कोई गलती नहीं थी। आपकी गलती मैंने तो कहा था कि घर पे खोलना। हे भगवान, ये तो बड़ा तो उसकी गलती थी यार, मैंने थोड़ी कुछ किया था। सही बात है, घर पे खोलना चाहिए था उनको। हाँ, एक तो वेजिटेरियन और जब वेजिटेरियन मुर्गा घर पे देख के डर अच्छा, गई। वो जब वेजिटेरियन थी और घर पे जाके खोलती तो उनके पेरेंट्स का फिर क्या रिएक्शन मुझे होता। क्या, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं चाहे जैसे उसे ट्रीट करूं। आते हैं। सही है, बहुत सही है। बेटा आपसे एक क्वेश्चन था कि जो आपने बोला 2 के टेबल की बात, तो 2 का टेबल सुनाने पे मार क्यों पड़ी? मतलब एक टीचर 2 का टेबल है, आप 2 का टेबल सुना रहे हो, तो फिर मारा क्यों उन्होंने नहीं, आपको? एक्चुअली हुआ क्या था कि वो हिंदी मीडियम में हम आ गए थे और मैंने जो सीखा था वो 2 1 2 सीखा था मैंने। ओह! तो इंग्लिश में मुझे आता था और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उन्हें सुनाऊं कि 2 एकम 2, 2 दूना 4। मैं सुना आज भी शायद नहीं पाऊंगी, 2 तिया 6। तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उनको हिंदी में सुनाऊं, और चूंकि मेरी आदत पड़ी हुई थी कि 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमें आता था। और जैसे ही मैंने उनको हिंदी की जगह इंग्लिश में सुनाया तो उन्होंने मुझे मार दिया था। तो ये गड़बड़ हो गई तो ये तो थी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा, हाँ, मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था उन दिनों इस चक्कर में। इसीलिए वर्षा मम्मा जो है फेल हुई है। हाँ, मैं कैसे बताऊं। नहीं, क्लास में फेल हुई हैं, जिंदगी में तो पास हैं। तो वर्षा जी, ये तो बात हुई आपके बचपन की, स्कूल टाइम की। आपका कॉलेज टाइम, ये ऐसा टाइम होता है जो हर एक लड़का लड़की मतलब स्पेस में जब आते हैं तो सबकी एक कोई ना कोई स्टोरी होती है। कॉलेज टाइम की मेरा जैसा बचपन मेरा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं गुजरा। वैसे मैं बताऊं कि मैंने अपने जीवन का एक सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया वो मैंने ग्रेजुएशन में गड़बड़ कर दी कि स्ट्राइक के बाद में एक इतना ज़बरदस्त ऑरा मेंटेन हो चुका था कि न सिर्फ उस स्कूल से में किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी तो लोग हमसे मदद मांगते थे। एक किस्सा याद पड़ता है कि महिला स्कूल कॉलेज में एक लड़की वार्डन का और एक स्टूडेंट का कुछ आपस में प्रॉब्लम था। तो जेल से मेरे पास एक खत आया था कि मैम, वर्षा मैम अगर या वर्षा मैम नहीं होगा उस समय, मैम तो नहीं रही होंगी, वर्षा जी या कुछ लिख करके आया हुआ था कि अगर आप अपने स्कूल के लिए इस लेवल की मदद कर सकती हैं एक लड़की की, तो एक हमें क्या नया नहीं दिलाएंगी। तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किस्सा था। तो वो एक ऑरा मेंटेन था हमारा। मैं चाहती तो उसको अच्छे तरह से उसको चीज़ें हमारी उसी तो ट्रैक पे जा सकती थी। आपने मतलब वो मदद की थी उनकी? नहीं, आगे कोई डिटेल हमारे पास मिली नहीं और मैं उतनी भी बड़ी नहीं थी। हाँ, चीज़ें हुई लेकिन थी। हाँ, जैसे मैंने आपका जो वो है आपका बैकग्राउंड जो वो पॉलिटिकल था, मतलब आपके फादर बिल्कुल। का, तो आपने उनकी हेल्प लेना नहीं नहीं, चाहा कभी? मुझे बहुत डिटेल में वो केस नहीं पता था। बस हमें उस खत में उस लड़की ने गुहार लगाई थी। वो किस जेल में है या क्या उसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं या सारी चीज़ें, तो वो वो पत्र आपको डिटेलिंग नहीं मतलब पता है। मिला कहाँ से था? मतलब कोई वो जैसे बाकायदा पोस्ट होके आया था मेरे घर तो में। उस पे कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं, नहीं रिवर्ट था? कुछ भी नहीं था। मैं, आप जो रिवर्ट वाला कह रहे हो ना, ऐसा मेरी जिंदगी में एक और किस्सा हुआ था। वो कोरोना के टाइम में जब आप मेरे को याद दिलाओगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किस लेवल की मुझसे मदद मांगी, लेकिन आगे उन्होंने कुछ बताया नहीं, अपना पता
पता अपना आप डिटेलिंग देते तो शायद मैं कुछ मदद कर पाती, डेफिनेटली मैं मदद करती, लेकिन जब आगे का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास तो मैं मदद नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, वो एक ऑरा मेंटेन हो गया था। तो एबीवीपी मैं जो ग्रुप आया था उन्होंने मुझे मतलब ज्वाइन करा लिया था, तो मैं एबीवीपी से ज्वाइन हो गए थे हम। और एक दिन आया कि जब मैंने सारे फॉर्म भर दिए स्कूल छोड़ करके, जब कॉलेज में आए तो मैंने एक फॉर्म भरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो ये हुआ कि चलो एक दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी देखने चलते हैं। फिर मैंने एक अवध का भरा, तो अवध भी देखा हम लोगों ने। अब जब सेम डे जब आप इस तरह से देखते हैं ना, और वो बाल मन था भाई, आप हाँ, इंटर से वो जस्ट पास होकर के आप आए, टीनेज में ही होते हैं, तो आपके अंदर वो डिसीजन पावर नहीं होती है आपके अंदर उस समय उतनी अच्छी। तो मुझे क्या लगा, जो एक मैंने देखा उस एक्शन पे ये रिएक्शन हुआ कि यार लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो सब हमको अंगोछा छाप टाइप के सब दिख रहे हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन जो एक बाल मन का जो एक सीधा भाव था वो मैंने बिना लाग लपेट के सीधा सीधा बताया। मुझे लगा ये सब लड़के एकदम वैसे टाइप के हैं। अच्छा, उस समय पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग हुआ करते थे इलेक्शन एंड ऑल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस का बड़ा जोर था। इस बात को वो एबीवीपी का ग्रुप तो समझ रहा था कि अगर इसको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। उस समय ज़बरदस्त ऑरा मेंटेन था, महीनों ये स्ट्राइक अखबारों में छाई हुई थी, एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी थी उस समय। ये बात मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स को आ रही थी। और जो एबीवीपी का जो ग्रुप था उस समय के जो बड़े दीदी लोग थे जो बैठते थे हमारे घर में आकर के, जिनकी बैठकी लगती थी, पापा को वो समझाते थे चीज़ें। लेकिन फिर वही बात है कि पापा ने हमसे कहा कि उन लोगों से कहा, जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन इसको लड़वा देते हैं। अच्छा, उसी समय मैंने अवध देखा तो उसमें वो बड़ा मॉडर्न सा वो सारी चीज़ें दिखाई, तो वो मॉडर्न वाली चीज़ें दिमाग में जहन में बैठ गई और ये लगा कि मुझे सब बड़ा अंगोछा टाइप का यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने डिसीजन वो गलत लिया कि मैंने अवध में एडमिशन लिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता तो एबीवीपी ने एक तैयार किया था, एक खांचा तैयार किया था कि इलेक्शन लड़ा देंगे, क्योंकि एक मेंटेन हो चुकी थी सारी चीज़ें, बेस हमारा बहुत अच्छा रेडी हो चुका था। और मैंने ज़िद में आकर के अवध में एडमिशन लिया। पापा ने ये कह दिया उन लोगों से कि जो बिटिया हमारी चाहेगी हम उसके डिसीज़न में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आज तक उन्होंने कभी कभी ज़बरदस्ती नहीं की मुझसे किसी चीज़ों में, किसी भाई बहन से नहीं की। तो वो मुझे लगता है कि वो जो डिसीज़न था तो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो ख़राब डिसीज़न रहा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में होती तो अभी कुछ और सिनेरियो होता चीज़ों का। लेकिन ठीक है, आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैं ये हूँ तो शायद ये कर पा रही हूँ, और शायद होता तो इसलिए क्या होता? होता तो इलेक्शन जी आई एम श्योर कि जीत गए होते, क्योंकि उस समय एबीवीपी का भी बहुत एक मेंटेन था और उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आकर के इलेक्शन लड़ रहे, तो जीत तो हम जीत जाते हैं। तो वो ऑब्वियस है कि कहीं हम कहीं बैठे होते पॉलिटिकली कुछ कर रहे होते, कुछ डिसीजन ले पा रहे होते, या हाथ बंद गए होते तो पपेट बने होते। अभी मैं पपेट नहीं हूँ, एटलीस्ट आई एम हैप्पी। अच्छा, वैसे आपका मन था कि आप अगर मन इतना ही, अगर हम मन की सुन पा रहे होते, मन की समझ पा रहे होते, नहीं, अपना भविष्य जैसे सवार पा रहे होते, तो मैं एडमिशन वहां नहीं लेते ना, नहीं, जैसे अवध तो में। वो टाइम जो था वो तो वैसा था कि आपने उस समय पर जैसे आप अवध गए तो आपने सोचा, हाँ, वो लेकिन फैसिनेट कर गई हाँ, चीजें। लेकिन जैसे अदरवाइज आपका है मेरे अंदर है लीडरशिप क्वालिटी, चूंकि है तो वो कचोटती है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ क्यों? बस सिर्फ डेट पूछ रही हूँ, पूरा नहीं पूछ रही हूँ। एज नहीं पता कर 20 नहीं, एज में बता दे रही हूँ, आई एम 47 हो, कोई टक्कर में नहीं, तो मैं आ सिर्फ जाए। पहला वो पूछ रही हूँ। 20 दिसंबर 20 दिसंबर। ओके, जो भी आकलन ये निकाल मेरा रही है ना, मुझे बता दीजिएगा सर, आप बैक स्टेज। नहीं 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 बता दूंगी। अच्छा मैम, जैसे ये तो एक आपका मतलब वो टाइम रहा जो आपने कॉलेज ज्वाइन करने के समय, और आपको कुछ जो लगा कि इस तरीके से अगर हमने किया होता तो आज हम कुछ और होते। डेफिनेटली। और भी फेसेस होते हैं मतलब कॉलेज लाइफ के, जैसे मुझे सीधा सा एक सवाल पूछना है कि क्या वर्षा वर्मा को कभी किसी से प्यार हुआ? उफ उफ उफ, हमारे सारे तार झकझोर दिए। बड़ी विडंबना है यार हमारे जीवन की, जिसको हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, जिसने मुझे चाहा मैं उसको नहीं मिली, तो उसका भी सब तबाह, मेरा भी। मैं आबाद हूँ वैसे, उसका नहीं पता, मैं आबाद।
तो मैं वो किस्सा जानना चाहूंगी नहीं कि नहीं कौन हमें नहीं मिला? एक्चुअली और मैं आपको बताऊं जो मेरी जो सिस्टर थी नीतू जिसकी डेथ हो गई, हम दोनों बड़ा ट्विंस टाइप के थे। तो वो थी ज़रूर मुझसे 1 साल छोटी, लेकिन हम लोग ट्विंस की तरह हमेशा रहे, एक जैसे कपड़े एक जैसे जूते। तो जब तक वो मेरे जीवन में रही, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम दोनों जब इकट्ठे निकलते थे साइकिल से या रिक्शे से कहीं जा रहे होते थे, तो तय हर साल करते थे इस साल यार बॉयफ्रेंड बना लेंगे। हम देखते हैं यार लड़कियों को कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं और अपना घूमती हैं, बढ़िया अपना रेस्टोरेंट में खा रही पी रही हैं, कभी कदा वो क्या गिफ्ट एंड ऑल। हालांकि ये सारी चीज़ें फैसिनेट कर दी, लेकिन ये लगता था कि हाँ यार एक बॉयफ्रेंड तो इस साल हम लोग बना लेंगे। कभी नहीं बना पाए। देखिए, मैंने एक केस सुन रखा है, अरे मुझे वो बाप रे जानना है। बाप क्या केस जरा था, क्या किस्सा, मतलब क्या, मतलब एक मैंने सुना है हुआ है आपका, एक कोई कहाँ से ला रही खबरें? जासूस लगा रखे हैं। क्या वाला किस्सा, तो फिर शायद मैं एक बता पाऊँ। एक साइकिल केस है आपका, साइकिल? जहाँ आपने किसी को एक जवाब दिया था शायद, मतलब अब मैं तो वैसे मैं तो अच्छा, बहुत कुछ जानना चाहूंगी, लेकिन हाँ मैं ये जानना जरूर आर्म चाहती हूँ। रेसलिंग, राइट? आर्म रेसलिंग का हाँ, ये कंपटीशन। मतलब मैंने जो किस्सा सुना हुआ है वो उतना है कि ये शायद वो पक्का किस्सा आगे आते आपने आते। इसी जगह बैठ के एनबीटी का, ये एनबीटी का प्रोग्राम हुआ नहीं था, नहीं, उससे ये किस्सा वो मैं नहीं हाईलाइट बताऊंगी हुआ मैंने था। कहाँ से अच्छा सुना है, ठीक है, मैं लेकिन मुझे बताती हूँ। आपसे सुनना है। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं बताती हूँ। बड़ा प्यारा, बड़ा मज़ेदार। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी मोहब्बत करने वालों में ये बात आई होगी। मैं बताऊँ कि मैं राष्ट्रीय स्तर की जूडो की खिलाड़ी हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और उसके साथ साथ मैंने बैडमिंटन भी, इंटर यूनिवर्सिटी तक बैडमिंटन भी खेला है। तो एक दिन क्या हुआ कि आर्म रेसलिंग कंपटीशन के बारे में कहीं से मुझे पता चला। तो आर्म रेसलिंग के कंपटीशन में ज़िंदगी में पहली बार, कोई नियम कुछ नहीं पता थे, बस ये हुआ कि भाई नाम भर दिया, और मैं और मेरी छोटी सिस्टर दोनों, हम दोनों इकट्ठे रहते थे हमेशा। पहुंच गए वहाँ पे, तो ऐश बाग में एक छोटा सा मंदिर है, उसके बगल में जैसे ये मंदिर है, ये बाउंड्री और ये जिम है, और उसके पीछे जो गली है, ये मेन रोड की बात बता रही हूँ मैं, पीछे गली में वहाँ पे एक आर्म रेसलिंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया होगा, मुझे बहुत याद नहीं कि किसने क्या किया। तो मैं बताऊँ, हम बैठे हुए थे और मेरी निगाह एक लड़के पे पड़ती है, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लड़का होता है। मैंने आज तक उतने उससे खूबसूरत लड़का नहीं देखा। तो वो बहुत खूबसूरत था, क्या गज़ब की हाइट, पर्सनैलिटी, ऊपर से कमबख्त काला रंग, उफ। उसने काले रंग की जीन्स पहनी थी, काले रंग की टीज, वो राउंड नेक वाला अपना टीज पहन रखी थी। डैम हैंडसम। कोई ऐसा नहीं था कि बड़े ग्लेयर्स लगाए हों तो वो बड़ा अच्छा लग रहा हो, या कोई कोई ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत ही नहीं थी उस, वो इतना स्मार्ट सा था। इट्स सेल्फ मतलब गॉड ने बनाया होगा। इतना सब बकवास कर अगर तो आज पता ही चल कहीं रहा से ये होगा ना कि पॉडकास्ट कितना देख रही हैं वही तो कहती अपनी हूँ, तारीफें जरूर इतना सुने। इतना कुछ बता रहे तो खुद ही बहुत अच्छा था। खैर बाहर आओ। वहाँ पीछे चले गए यार। तो मैंने देखा वो बहुत हैंडसम सा लड़का था, और इत्तेफाक देखो कि उसकी भी निगाह मुझ पे थी। दैट मीन्स तो कि भी सबसे बढ़िया अच्छी लड़की मैं थी वहाँ। खैर, तो वो पूरे कंपटीशन तो ये सब चल रहा था कि हाँ बस निगाह जा रही है और हम देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें हुई। और शाम होते होते कंपटीशन, क्योंकि मुझे कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं पता थे, मैं तो हार के अपनी तो बेइज्जती मैंने करा ली, लेकिन वो जीत गया बंदा, उसने गोल्ड मेडल जो है जीत लिया। शाम हो गई, शाम मतलब दिन से स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो शाम हो गई। शाम होते होते हम लोगों का बहुत सारी बातें तो कुछ नहीं हुई, लेकिन हाँ जब एक कंपटीशन के बीच में एक ब्रेक हुआ, तो बस ये हुआ कि उसने अपना नाम बताया, मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद में अनाउंसमेंट हो गई 1 घंटे बाद की अब आप लोग घर जाएं, मेडल और सर्टिफिकेट के लिए नेक्स्ट डे आना था। तो क्या हुआ कि एक ब्रेक 2 घंटे के ब्रेक पे वापस आना था, और उसके बाद में फिर अनाउंसमेंट होनी थी। तो जो 2 घंटे का ब्रेक था, तो ये हुआ कि सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो उस ब्रेक में मैंने क्या किया कि हम घर गए, और इसमें 2 चीज़ें और मुझे इम्पोर्टेंट बतानी पड़ेंगी आपको, कि हमारे जिस क्षेत्र की मैं रहने वाली हूँ, ओल्ड लखनऊ, चौपटियों में रहते हैं, वहाँ पे एक नवरात्रों में एक झांकी सजती है, और उसमें झांकी सजने में वो एक बहुत बड़ी, मतलब एक छोटी झांकी नहीं, एक बड़ी झांकी,
पूरा लखनऊ उसमें आता था दर्शन करने के लिए, तो उसमें भी हज़ारों लव स्टोरीज़ पनपती थी। और इतना इतना पानी, वो जैसे आप वैष्णो देवी जाएँ तो एक पानी वाला रूट पार करना होता है ना, हाँ, इतना पैर डूबता है उसमें, तो वो रूट भी बनाया जाता था। तो जनरली क्या होता था कि उन 9 दिनों में आप जितने भी भाई उस तरह से जाएँगे तो वो आपके कपड़े भीग भाग जाते हैं। तो वो ये याद रखिएगा, अभी इससे एक किस्सा जोड़ेंगे। और उन्हीं दिनों में हमारी दीदी की शादी तय हो गई थी। जो हमारे जीजा जी थे, उनको जो कार्ड्स दिए जाते थे, मतलब वो देते थे दीदी को, डेली कार्ड देते थे। उनकी एक हैबिट थी कि वो उसमें कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन मोहब्बत वाले कार्ड हमें पता था कि दीदी के पास बहुत सारे रखे हुए हैं। अब हमारे मन में वो स्टोरी पनप रही थी, तो मुझे लगा कि ये तो मैं दीदी के पैसे वैसे तो होते नहीं थे उन दिनों, और मोहब्बत का इजहार भी लग रहा था कि बस आज हो ही जाए, बस आज सारे कांड हो जाने। तो मैंने क्या किया कि वो दीदी घर में नहीं थी, और दीदी के वो बैग में से मैंने कुछ जो अच्छे जो बेस्ट कार्ड्स थे, पहले तो वही चलते थे ना आर्चीज वाले और हॉलमार्क के सारे चलते थे, तो वो कुछ कार्ड्स हमने दीदी के चोरी किए। मैंने चोरी की तो वो सारे चुराए। और फिर अब मुझे लगा कि अपना इम्प्रेशन कैसे डालूं, तो अच्छा, ब्लैक मेरा हमेशा से फेवरेट था, और उसने लड़के ने तो ब्लैक ही पहन रखे थे। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे गंदे कपड़े रखे जाते हैं वहाँ पे हम गए, तो मैंने देखा कि वो जो जीन्स ऑलरेडी ब्लैक कलर की जो थी वो भीगी हुई थी, क्योंकि मैंने वो वैष्णो देवी वाले गुफा में पहन रखा था, वो पूरी भीगी हुई थी। लेकिन क्या करें, पहली मोहब्बत थी तो क्या किया, मैंने गीली जीन्स निकाली और गीली जीन्स पहनी मैंने, क्योंकि ब्लैक और था ही नहीं मेरे पास। तो मैंने वो गीली ब्लैक जीन्स पहनी और ब्लैक उसी की तरह राउंड नेक की टीज पहन करके साइकिल से अपना, ब्लैक कलर की हमारे पास रेंजर थी, ब्लैक, ब्लू और रेड, 3 हम भाई बहनों के पास तीनों कलर की रेंजर थी। तो भाई अपना हम रेंजर साइकिल से वहाँ पे पहुँचते हैं, और उसके बाद में ये तय हो जाता है कि बातचीत होती है, और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है। अब हमारा मोहब्बत का क्लाइमेक्स देखिएगा ज़रा, कितनी खूबसूरत मोहब्बत थी हमारी। ये कहते हैं अपब्रिंगिंग, एक परवरिश का क्या इम्पैक्ट आता है यहाँ पे आने वाला है। तो बातचीत हो गई, ये हुआ कि कल हम लोग गोल्ड मेडल लेने आएंगे, और मेडल के बाद फिर हम लोग कुछ खाएंगे, शायद एक कोल्ड ड्रिंक मंगाते, 2 स्ट्रॉ होती, तो शायद वो सारी चीज़ें हो रही होती। लेकिन वो सारी चीज़ों में भाई ये सब मन में प्लानिंग चल रही थी, और वो ग्रीटिंग कार्ड मैंने उसको दे दिए, और कल की मुलाकात तय हो गई। तो बस मैं जाने लगी। मंदिर और जिम के बीच में हम लोग टहल के बातें कर रहे थे। हम जाने लगे तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई और उसने कहा कि मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। और मैंने उसको पलट के देखा, मैंने कहा नहीं भैया, मेरे पास साइकिल है। बस मेरी लव स्टोरी उस भैया पे आकर के ठीक खत्म हो गई। अब बताओ यार, वो कह रहा था घर ड्रॉप करने के लिए अपनी बाइक पे। मैंने कहा ये देखो अपब्रिंगिंग, मैंने कहा ना कि ये मसला है यार अपब्रिंगिंग का, हमारी जनरेशन का, कि हर लड़का यार भैया ही हुआ करता था। तो मैंने उसको कहा कि भैया चलो, मैं नहीं, मेरे पास भैया साइकिल है। बस उस भैया और साइकिल के बीच में हमारी लव स्टोरी पहली जो फंस करके उसी चेन में फंस गई और टूटे जा रहा। मतलब दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? सब बता दें हम आपको, चलो। ठीक है। खत्म हो गई हमारी लव स्टोरी वहीं हम पे। जानना चाहते नहीं, खत्म हो गई भाई, लव स्टोरी फिनिश। तो मैम, ये दिलचस्प जितने भी आपने किस्से सुनाए हैं, ये तो आपका बचपन और हमने कॉलेज लाइफ, वो चीज़ें जानी जो शायद सबके सामने ना हो। अब वो जान लेते हैं जो सबको पता है, लेकिन फिर भी एक मतलब मेरे अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद सबने ना पूछे हो, मैं ही पूछ लूँ। तो उसमें मैं सबसे पहले तो मैं एक साधारण सा क्वेश्चन है, मतलब जैसे आप एक सोशल वर्कर हैं, तो उसी को ही लेकर के मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर आप समाज सेविका ना होती तो क्या होती? मुझे 2 चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लगता था कि एक आर्मी में जाने का बहुत मेरा मन था। मैंने एग्ज़ाम भी दिए, मैं नहीं पास कर पाई उन एग्ज़ाम्स को। तो एक आर्मी में जाने का बहुत मन था, या मुझे जर्नलिस्ट का मुझे लगता है कि एक रुझान था। एक जर्नलिस्ट जो पपेट वाला जर्नलिस्ट ना हो। मुझे कभी भी ये पपेट, पपेट बैंड बजाने वाला जर्नलिस्ट जो होता है ना, एकदम सच्चाई के साथ, तो शायद मैं इन दोनों फील्ड में होती।
लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य कहें हम या विडंबना कहें हमारे जीवन की, मैंने लाइफ में अपने जो चाहा वो मुझे कभी चीज़ें नहीं मिली, हाँ, वो कभी नहीं मिली। और जो जिसके बारे में कभी सोचा नहीं वो सब मिलता वो जा सब रहा है, मिलता मिलता जा रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है जीवन में, सब मिल रहा है, बस जो चाह लेती हूँ वो नहीं मिलता, इसलिए चाहती नहीं हो किसी तो को कुछ। नहीं अच्छा, तो मतलब जैसे जो आपका बचपन का फेस रहा, जो आपने आप इस उसमें काम करते रहे, तो आप उसको अपने एज अ सोशल वर्कर उसको हाँ, आगे मुझे ये थोड़ी ना किया। पता था कि बचपन से जैसा कि लोग जानते हैं कि 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु से मैंने ये समाज सेवा स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही हमारा प्रोफेशन बन जाएगा भविष्य में। अरे मैंने कई जॉब की हैं, जो कई जॉब छोड़ी हैं, तो मैंने ये कभी तय नहीं किया था। मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा सोशल वर्क आ जाएगा कि मुझे कहीं और मन ही नहीं लगेगा, मुझे सैलरी सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगी कभी। तो मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में आ गई, और इतना ज़बरदस्त कि अब मुझे डेली कभी कोई केस ना मिले तो फिर वो प्रॉब्लम लगती, मुझे लगता है मेरा पूरा दिन खराब हो गया है मुझे है कुछ प्रॉब्लम। और आपकी नज़र में एक समाज कैसा होना चाहिए? देखो, ये तो सबकी अपनी अलग परिभाषा है। एक व्यक्ति, अगर जैसे मैं कहूँ, तो मुझे लगता है एक ऐसा समाज, कम से कम अगर मैं मिनिमम मान लूँ, मैक्सिमम नहीं मानते हैं हम, मिनिमम अगर मैं मानूँ, तो एक ऐसा तो समाज होना चाहिए कि जो लड़कियां पूजी जाती हैं, हम कह रहे हैं पूजा मत कीजिए, नवरात्र भर में जो महिला वो पूजा होती है, देवी पूजा होती है, भाई ये सब मत करो। लेकिन ये जो बलात्कार के, ये जो इतने गंदे गंदे घिनौने किस्से चल रहे हैं, या रिश्तों में जो कमियां आ गई हैं, ये नई शादी हुई तो उन्होंने नीले ड्रम में मार डाला, उन्होंने खाई से धक्का दे दिया, हाँ, ये जो ये रिश्तों में मुझे खराबियां आ रही है ना, नहीं, रिश्तों में रिश्ते खराबियां हैं कि मतलब जैसे ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे अभी आप बोल रही हैं कि तो जैसे आप लड़कियों के लिए काम कर रही हैं, मतलब जो आपकी संस्था है या तो वो जैसे लड़कियों के लिए तो काम कर रही है, लेकिन क्या हर जगह लड़कियां सही ही होती हैं? मतलब आपके उसमें कभी कोई ऐसा देखो, केस नहीं आपने ये आया? कहा कि लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर कोई लड़का भी आता है, जैसे कि इन सेवाओं में मेरी क्या सेवाएं हैं हमारी संस्था की, कि लावारिश कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री नहीं, हो, वो तो हाँ, मैं पूरी पूरी ओके बात पे ओके आती हूँ। ओके ओके। तो उसमें तो पुरुष स्त्री दोनों आ रहे हैं, तो जो मिलता है मुझे, मैं उनको क्रिमेट करती हूँ अपने हाथ से। एट द सेम टाइम पूरे यूपी में जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस या शव वाहन की जो सेवाएं जा रही हैं, उसमें भी स्त्री पुरुष का कोई, स्त्री पुरुष के अलावा धर्म भी बाधा नहीं बनता है, किसी भी धर्म का होता है, मैं उसी हिसाब से उनका क्रिमेशन होता है। ऐसे ही पूरे यूपी में जो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज आती हैं, वो भी किसी स्त्री पुरुष के मोहताज नहीं है, सबके लिए है। तीसरा आता है कि मैंने बच्चों की एजुकेशन अडॉप्ट कर रखी है, 11 लगभग, कभी कभी वो 13 भी या ज़्यादा जाती हैं, या बजट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कम हो जाता है। तो उसमें भी हाँ, ये बात अलग है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है जिनको मैंने अडॉप्ट कर रखा है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी जो हमारी सर्विसेज है, जो हम सेशन लेते हैं 40 मिनट 1 घंटे का, उसमें हाँ, वो थोड़ा सा स्त्रियों पे ही रुझान होता है, क्योंकि वो प्रसूतियों के लिए होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग और इन सब। तो हमारी सेवाएं स्त्री या पुरुष में नहीं बंधी हैं, लेकिन हाँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना और ये सारी चीज़ें भी हैं। मतलब जैसे आप जैसे आप मेरा ये मतलब क्वेश्चन ये है कि आप आती लड़कियों के लिए केसेस जैसे लड़कियां ज़्यादा हाँ, आते हैं, लेकिन जब रेप आप पीड़िता। हाँ, रेप पीड़िता, हाँ लेकिन क्या हर जगह पे जब भी आपने तो कई केसेस सॉल्व किए, हाँ तो आप इतने केसेस को सॉल्व करते समय आपको हर बार ऐसा ही फील हुआ कि लड़की के साथ गलत हुआ? मतलब जो आज की जो सिनेरियो, सोसाइटी हाँ है, हाँ हाँ, हाँ हम कह हाँ हाँ सकते हैं कि मतलब हाँ। जो इस समय चल रहा है, नहीं, आप मैंने जो चाहे केसेस हैंडल किए वो जितना मैं समझ रही हूँ, क्योंकि वो बच्चियों के रेप केसेस मैंने हैंडल किए हैं, उस उम्र में बच्चियां नहीं, कैसे वहाँ गलत हो तो सकती हैं, हाँ। नहीं हो सकता। और हाँ, तो वो सारी तो ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, जो आज का जो समाज, इसीलिए मैंने ये बात कही, आपने पूछा कि हाँ, कैसा समाज चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा, कम से कम कुछ हो ना हो, आप हमें बहुत अच्छा कुछ सर्व कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कम से कम ये गंदा सर्व मत कीजिए। लेकिन उस तो गंदे सर्व लड़कियां में जैसे मैम अभी एक है, गलत है, हाल मैं ही केस मानती हूँ, था जिसमें पहाड़ से धक्का दिया, जो सिया वाला एक केस था, प्लानिंग है। प्लान। देखो, इसमें तो समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपके ऊपर जैसे जैसे वो नवयुग वाला किस्सा था, कि अगर उस लड़की के ऊपर जब रेप अटेम्प्ट हो रहा था, अगर उस समय वो पलट के हत्या कर देती, तो वो जस्टिफाई होती हत्या, ठीक,
जी। मैं उस समय हत्या को जस्टिफाई करती हूँ क्योंकि अपनी सेफ्टी में वो लड़की ऐसा कदम उठा रही है। लेकिन प्लानिंग के तहत अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, क्योंकि आपको लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीनी थी, तो उसके और भी 100 तरीके हैं। आप बात कीजिए, अपनी बात रखिए, फाइट कीजिए, आप फैमिली से बात कीजिए, नहीं मान रहे छोड़ के चले जाइए, आपके पास 100 ऑप्शन है। कत्ल, हत्या कर देना, ये कोई ऑप्शन नहीं मानती। यहाँ पे लड़कियां गलत होती हैं। और मैं सच बताऊं तो बड़ा मलाल लगता है मुझे, अभी लड़कियां जो फेमिनिज्म के नाम पे उन्हें एक आज़ादी चाहिए थी, एजुकेशन चाहिए थी, उनको अपने राइट्स चाहिए थे, उनको अपना नौकरी करनी थी, वो करते 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 आपको पता है वो सब भूल जा रही हैं कि मुझे सच में क्या चाहिए था, कि सिर्फ एजुकेशन पे रुकना था, सिर्फ जॉब पे रुकना था, सिर्फ हमें आज़ादी चाहिए थी, या आज़ादी के मायने क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आज़ादी किस लेवल की चाहिए थी, कम वस्त्रों की चाहिए थी, गाली गलौज की चाहिए थी, सिगरेट दारू की चाहिए थी, या जो मारपीट की चाहिए थी, या जो आप समिट बिल्डिंग उठा करके देख लो उस लेवल की आज़ादी चाहिए थी, या आपको वो आज़ादी चाहिए थी कि नीले ड्रम में हमें बंद करने की आज़ादी, जो नीले ड्रम का किस्सा हुआ था, खाई में ढकेल देने की आज़ादी। आपको आज़ादी किस लेवल की चाहिए थी? एक आपको स्वयं पता है कि आपको क्या चाहिए था? आपको पता ही नहीं है। आप भेड़ चाल में चल रहे हैं भेड़ और चाल उस भेड़ चाल में किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली क्या चाहिए हमें। नहीं, भेड़ चाल भी। और जो एक मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आम तौर पे जब हम लोग कहीं बैठ के बातचीत करते हैं तो एक चीज़ ये भी सामने आती है कि जो आज की लाइफ स्टाइल है, मतलब जैसे लड़कियां हैं, मोस्टली क्या है कि बाहर से आ रही हैं किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए। आती अब उनके पेरेंट्स ने उनको एक मतलब एक मिनिमम अमाउंट देते हैं कि भाई आपने अपना फीस दिया, अपना जो जहाँ भी आप हाँ, रुक रहे एक हो, उसे पेरेंट दिया। जितना जिम्मेदारी वाला जिम्मेदारी वाला देते हैं। बिल्कुल लेकिन उनकी अपनी एक लाइफ ख्वाहिश स्टाइल होती होती है जिसको पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसे गलत काम हाँ, मतलब जो कर रही हैं, है बिल्कुल। ना। आप एक और भी आजकल एक और वो ट्रेंड चला हुआ है शुगर डैडी वाला। शुगर तो डैडी उठा वो लीजिए, लिव इन रिलेशन उठा लीजिए। होता क्या है मैं बताऊं, जैसे ये लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं या नई नए शहरों में छोटी छोटी नौकरियां पाने जाती हैं, होता क्या है कि कई कई लेवल पे ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो मान लो जैसे लिव इन में वो रहने के लिए इसलिए एग्री हो जाती हैं कि उनको लगता है कि हम एक तो हमारा रेंट बच जाएगा, हम एक छत के नीचे रहेंगे तो हमारा रेंट बचेगा, हम दोनों शेयर कर लेंगे। शेयर कर लेंगे। जब आप एक छत के नीचे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, हमारा राशन पानी भी शेयर हो रहा है, हमारी बॉडीज़ भी शेयर होने लगती है, हम लोग फिजिकल भी होने लगते हैं। तो जब वो फिजिकल होने लगते हैं, देखो यहाँ पे लड़की की एक मेंटालिटी और एक लड़के की मेंटालिटी क्या होता है। लड़के को क्या मिल जाती है सारी चीज़ें विदाउट लाइबिलिटी। अगर आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहती हैं तो फिर आपका शादी के ऊपर से विश्वास भी उठने लगता है, और फिर आप वो जिम्मेदारी उठाना भी क्यों चाहेंगे। तो शादी पर विश्वास उठ जाना, इसका एक सबसे बड़ा कॉज लिव इन रिलेशन है। अच्छा, लड़कियों को क्या लगता है कि हमें फैमिली से तो उतना नहीं मिल पा रहा है, तो चलो अब वहाँ से तो हम एक मजबूत इरादे के साथ लड़ झगड़ के आ गए कि हमें सर्वाइव करना है, एनी हाउ हम सर्वाइव कर लेंगे। अब बड़े शहरों के अपने बड़े खर्चे हैं, बड़ी ख्वाहिशें हो जाती हैं, बड़े शहरों में आकर के लड़कियों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हो जाती हैं। उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए फिर वो गलत गलत स्टेप उठाने लगती हैं, ये होने लगता है। अब जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, लखनऊ में जो बाहर की गांव की कस्बे की जो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, समिट बिल्डिंग में जो आप ये जो आजकल देखते हैं तमाशेबाजी, हाँ तमाशेबाजी ये जो चल रही है, वो एक्चुअली मैं बताऊं कि ये अगर आप इसके आंकड़े उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ का बच्चा, लखनऊ का बच्चा टारगेट कर रहा है दिल्ली, बैंगलोर, पुणे या उससे ज़्यादा सोचता है तो वो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई का सोचता है। बॉम्बे पुणे वाले बाहर का सोचते हैं बच्चे। जो लखनऊ का हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये राजधानी है, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, मुझे यहाँ के बारे में जितनी नॉलेज है वो बता रही हूँ। लखनऊ के आसपास के गोरखपुर आप ले लो, बलिया, छपरा, मतलब जो जितना आसपास के जितने ज़िले, तो वहाँ की जब ये लड़कियाँ गाँव और कस्बे से आती हैं तो उनकी ख्वाहिशें भी बड़ी हो जाती हैं, और उनको भाई जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स उनको ज़रूरत भर का अमाउंट देते हैं, फिर उनको सर्वाइवल के ऊपर की जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, फिर उनको लगता है कि चीज़ें, फिर उनको यहाँ पे धीमे से वो दोस्ती यारी, फिर उनको वो फैसिनेट करती हैं चीज़ें। वो समिट बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग है, उनको फैसिनेट करने लगती हैं। समिट बिल्डिंग के अंदर कौन सा ऐसा कांड है जो नहीं हो रहा है? तो वो जैसे उसमें धीरे धीरे चाहे वो लड़कियां अब स्वयं फिसल जाएं, स्वयं की कुछ ख्वाहिशों की वजह से फिसल जाएं, या ढकेल दी जाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उसका कुरूप
उसका दुष्परिणाम ये है कि कभी आपको अखबारों में लड़कियां दिख जाती हैं, कभी आपको सोशल मीडिया पे लड़ती हुई वो बाल नोचती हुई हाँ। लड़कियों के वीडियोस वायरल हो जाते हैं, उसी में कुछ घटनाएं रेप और किसी उसमें बदल जाती तो होंगी। जब आपके सामने ऐसा कोई केस आता है, जैसे मान लीजिए ये जो चीजें हैं यहाँ पे कुछ तो आप जैसे है कि कुछ लोग जबरदस्ती गई, कुछ का ये भी हो सकता है कि वो मतलब खुद से जा रही हैं, उनको अपनी नीड्स मतलब आप कह सकते हैं पैसे के लिए जैसे भी है ना, तो उनको आपके सामने कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें किसी के संग ऐसा गलत हुआ है और जब आपने उस केस को सॉल्व करने गए हैं आप, तो उस लड़की की ही खुद वहां पे वो गलती रही वो हो, लड़की तो फिर तब आप कैसे उस केस को सॉल्व नहीं, करते मैं हैं? बताऊं आपको कि मुझे पर्टिकुलर ऐसा कोई केस नहीं आया कि कोई लड़की ही ऐसा विक्टिम कार्ड वो खेल रही हो और ऐसा पता चला हो। जो मैंने आज तक जो जितने भी रेप केसेस हैंडल किए हैं उसमें सामूहिक बलात्कार वाले ही केस आए हैं मेरे पास, तो और जेन्युइन केस ही आए हैं। जैसे एक आदिवासी लड़की थी जिसको जो कोई शायद उसको बरगला, बहुत लैंग्वेज नहीं समझ में आती, बरगला करके वहाँ से लड़का यहाँ ले आया था और हम लोग शहीद पथ पे जा रहे थे और उसके साथ यही दुष्कर्म करके उसको चलती गाड़ी से ढकेल दिया गया था। तो जब वो लड़की मिली है तो मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सब पिक्चरों विक्चरों में आप देखते हैं, धीरे धीरे फिर आप ये सब आप देखते हैं ना, जैसे यूज टू हो जाते हैं, फिर वो उतना दिल को धक्का नहीं लग पहुंचता है जितना आपको शुरुआत में लगता होता है। तो उसको उठाया, लड़की को उठा करके फिर आपको पता है वो 4 साल तक उस लड़की पे हम लोगों ने उसका मतलब ट्रीटमेंट तो उसका हो गया, मान लो 3-4-5 महीने में वो लड़की स्वस्थ हो गई, क्योंकि चलती गाड़ी से शहीद पथ पे फेंका गया था तो उसको चोट बहुत आई थी। वो नॉर्मल हुई, रिकवर हुई, फिर वो धीरे धीरे मेंटली भी रिकवर होना स्टार्ट की। फिर उसने कुछ बताया, उसने कुछ क्लूज ऐसे दिए कि जिससे उसके परिवार का पता लगाया गया और उसको हम लोग छोड़ करके 4 साल उस लड़की को लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने हैंडल किए हैं जिनमें बच्चियां भाग गई या गुस्सा होकर चली गई या किसी वजह से घर छोड़ दी गई, मेंटल हो गई तो घर छूट गया, फिर स्टेबल होती हैं, फिर लड़कियां एड्रेस बताती हैं, फिर उनको घरों तक ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसे ही एक सुल्तानपुर का केस था जिसमें लड़की जब 7 साल की थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। कोई प्रधान का लड़का था और बड़े सौदे टाइप के बच्चे उसमें लड़के उसमें उन लोगों ने मिल करके ये दुष्कर्म किया था। उस लड़की का केस। तो इस तरह से एक लड़की और थी जिसको हम लोगों ने पॉल मर्सी होम में रखा था। तो मेरे तक अभी तक बड़े जेन्युइन केसेस ही आए हैं। अभी जैसे आपके पास अभी ये आए हैं, पर हाँ। सपोज कभी आया। फ्यूचर में ऐसा कोई केस आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप मतलब उस समय पे किसकी गलती, किस तरीके से उस चीज को हैंडल करेंगी? देखो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि पापा हमेशा कहते थे ना कि गलत को गलत, आपके अंदर उतना तो मादा होना चाहिए कि गलत को आप गलत कह पाए। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से बताती हूँ कि जो सड़कों पर लावारिश लोग जब पड़े होते हैं तो उनको उठा करके, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको उठाते हैं हम और उनको शेल्टर होम तक शिफ्ट करने की हम अपनी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि जब हम सब काम करते हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्हीं को हॉस्पिटलाइज कराना, उनका ट्रीटमेंट कराना, ये सारी भी चीज़ें आती हैं। अगर इसी बीच मुझे कोई दारू पिया हुआ मिल जाता है तो मैं उसके 2 चपेट और लगा करके वहाँ से निकल लेते। दारू पीने वाले की कोई मदद नहीं करते, मैं लिटरली नहीं करती हूँ, क्योंकि दारू आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं पिला रहा है, आप विलिंगली पी रहे हैं, आप ज़बरदस्त, आप स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। तो जब तुम्हें स्वयं कूदना है तो जा करके मरो, जा करके तुम किसी खड्डे में गिरना चाह रहे हो तो तुम्हें नहीं रोक सकता कोई। उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको मैं कोई फैसिलिटी क्यों दूँ? उतनी देर में हम कोई जेन्युइन केस निपटा देंगे। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई बिगाड़ पैदा करने वाली स्वयं लड़की, अपनी डिज़ायर पूरी करने वाली लड़की आती है, हाँ, अगर सुधरना चाहती है तो उसका हम एक दे सकते हैं, उसको चांस देंगे, डेफिनेटली देंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात है हम उससे ये भी पूछेंगे कि बिगड़ने का रीज़न क्या रहा। बिगड़ने अगर डिज़ायर थी तो फिर तो भगवान भी नहीं कुछ कर सकता है आपका, तो हम तो खैर हमारी औकात ही क्या है। डिज़ायर, क्योंकि डिज़ायर आपकी कभी नहीं ख़त्म होती है। जब आप गलत राह पे डिज़ायर की वजह से जब भटकते हैं ना, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर। आपके काम को मतलब समाज ने जाना, कोरोना टाइम था, आपने जो है निःशुल्क शव वाहन
स्टार्ट किए थे? समाज सेवा हमारी लगभग टीनेज से ही सारी चल रही थी। बड़ा जो रूप सामने उभर के आया था वो डेफिनेटली कोरोना का ही समय था। जैसे आप खुद अपने हाथ से अंतिम संस्कार करती हैं, तो ये आप पहले से कर रही थी या कोरोना के बाद से ही स्टार्ट किया था? नहीं, लोगों को लगता है कि ये क्रिमेशन वाला जो काम है मैंने कोरोना से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। इस कार्य को करते करते 10 साल हो रहे। औरतें नहीं कर रही हैं, उसके पीछे कई रीजंस दिए जाते हैं। महिलाओं को अंतिम संस्कार करने की मनाही है। पीरियड्स में अचार क्यों नहीं छूना है, मंदिर नहीं जाना है, सेक्स क्यों नहीं करना है, बिछुआ क्यों पहनना है, सिंदूर क्यों लगाना है, पायल क्यों पहननी है, करधनी क्यों पहननी है, सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था।